क्लेविटस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन लॉर्ड शांति से अपने इलाके में जी रहा था, पर जैसे इंसानों को जंगलों पर कब्जा चाहिए वो उसके इलाके पर भी कब्जा करने निकल पड़ते हैं और इसका नतीजा क्लेविटस को गुस्सा आ जाता है और वो उन सबको अपनी ताई के पास पहुंचाने के बाद पूरी ह्यूमन रेस को ही खत्म करने निकल जाता है। पर उसके इस डांडी मार्च के दौरान एक माँ अपने बेटे की जान की भीख मांगने लगती है और क्योंकि अपना राक्षस दरिया दिल था वो इसके लिए मान जाता है और अब उसे अपनी आइडेंटिटी छुपाकर ह्यूमंस के बीच में इसे बड़ा करना होगा। एक हीरोज का ग्रुप घने जंगलों में जा रहा है ताकि वो उस डीमन को खत्म कर सके। उन सबके पास पावरफुल वेपन है जिन्हें रेगेलिया कहा जाता है, जो कि स्पेशल वेपन्स हैं और वो ह्यूमंस के बनाए हुए किसी भी वेपन से ज्यादा ताकतवर हैं। लेकिन जैसे ही वो लोकेशन पर पहुंचते हैं उनका ड्राइवर कुछ बीस्ट का खाना बन जाता है। ये देखकर सारे हीरोज वहां से बाहर निकलते हैं और अपने वेपन्स का यूज करके उन मॉन्स्टर्स को हराने लगते हैं। वो उन सभी मॉन्स्टर्स को मारते हुए बीस्ट के डेन की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा हाइड्रा मिलता है जिसे स्टेफन अपनी ब्लेड्स की मदद से काट देता है, लेकिन अपने कटे हुए सर से भी वो स्नेक स्टेफन को काटने जा रहा था। लेकिन ऐन वक्त पर एलिशिया अपनी तलवार को उसकी आंख में घुसा देती है जिससे स्टेफन बच जाता है। अभी तक सारी चीजें उनके लिए बहुत स्मूथ चल रही हैं और अब क्योंकि सारे कमजोर मॉन्स्टर्स मारे जा चुके हैं वो साउथ के बीस्ट लॉर्ड को ढूंढने लगते हैं और उस एरिया के सेंटर में उन्हें अपने सामने ही क्लेविटस दिखता है और अब क्योंकि उसके इंट्रोडक्शन का समय था वो थोड़ी अपनी पावर्स को फ्लेक्स करता है। लेकिन उसे देखकर भी उनके गधे लीडर को लगता है कि वो अपने वेपन से उसे हरा सकते हैं। लेकिन फालतू के भाषण ने आज तक किसकी जान बचाई है, तो सबसे पहले क्लेविटस उसे ही मारता है और ये देख के किसी भी सेंसिबल इंसान की तरह भागने की जगह उनका टैंक सीधा उस पर हमला करने पहुंच जाता है और क्योंकि वो अपने दिमाग का यूज कर ही नहीं रहा था तो क्लेविटस उसके दिमाग को ही उसकी बॉडी से अलग कर देता है और अब उन सभी गधों को पता लगने लगा था कि वो उससे नहीं जीत सकते। एलिशिया को पता लगता है कि क्लेविटस उनकी शैडो से उनके ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो एक एक करके सबको मारने लगता है, इसकी वजह से वो उसके अटैक से बच भी जाती है। इसी दौरान एक हीरो एक अर्थ गोलम को समन करता है, लेकिन वो ग्राउंड भी क्लेविटस के कंट्रोल में था तो वो अपनी पूंछों से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। वहीं उनसे लड़ते हुए क्लेविटस सोच रहा था, इनके जितने कमजोर ह्यूमंस मेरे इलाके में पहुंच कैसे गए। इसके बाद वो बाकी के हीरोज को भी खत्म कर देता है और अब सिर्फ एलिशिया बची थी। वो किसी तरह उसके अटैक से बचती हुई उसके पास पहुंच जाती है, लेकिन उसकी तलवार से उसकी सींग पर बस हल्का सा स्क्रैच आता है। ये चूजे आखिर कर क्या रहे हैं? 1000 सालों से मैंने तो उनका कुछ बिगाड़ा भी नहीं। लगता है इसका जवाब मुझे ही ढूंढना पड़ेगा, पर उससे पहले इस चूहिया को खत्म करूं। एलिशिया को खत्म करने के बाद क्लेविटस ह्यूमंस की किंगडम में पहुंच जाता है। उसे ह्यूमंस को जिंदा छोड़ने में कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन अगर सांप के बिल में हाथ डालोगे वो काटेगा तो जरूर। तो अब वो पूरी दुनिया से ह्यूमंस को खत्म करना चाहता है और मरने से पहले उस हीरो की बातों से उसे पता लगा था कि उन्हें किंगडम ऑफ हाइना ने भेजा है। किंगडम के आर्चर्स वहां पर आकर क्लेव के ऊपर शूट करने लगते हैं, पर उनकी एरो से क्लेव का कुछ भी नहीं बिगड़ता और वो घरों को डिस्ट्रॉय करता हुआ उनके किंग के कासल की तरफ जाने लगता है। लेकिन वो लोग फिर भी उसके ऊपर अटैक करना बंद नहीं करते, तो किंग को मारने से पहले वो उन्हें ठिकाने लगा देता है। जब कासल गार्ड क्लेव को आता हुआ देखते हैं वो अपने वेपन्स को तैयार करते हैं और उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, पर उनके वेपन्स का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। एक गार्ड किंग को सारी चीजें बताने आता है, पर उसने पहले ही सारा शोर शराबा सुन लिया था। लगता है हाँ, इनके वेपन अभी उतने ताकतवर नहीं थे, मुझे मेरी मौत से कोई नहीं बचा सकता, पर मरने से पहले मुझे हाइन की फ्लेम्स को सील करना होगा ताकि वो कभी भी ना बुझे। वहीं ह्यूमंस उसके ऊपर अटैक करना जारी रखते हैं। लगता है उन हीरोज के पास कुछ अलग वेपन था, उनके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं उन कीड़ों की ताकत बढ़ने नहीं दे सकता। दूसरी तरफ किंग उस फोर्ज को सील करने जाता है, लेकिन तभी छप्पर फाड़कर वहाँ पर क्लेव पहुँच जाता है। मैं सिर्फ तुम्हारी नेशन नहीं दुनिया से इंसानों का नामो निशान मिटाने निकला हूँ, और उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ मैं तो वहाँ चैन से था, फिर तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? तुम ये कभी नहीं समझ सकते, इंसानों का एम्बिशन एक मॉन्स्टर कैसे समझ सकता है। इतने घटिया आंसर के लिए वो उसके नंबर तो नहीं काटता पर उसका सर जरूर काट देता है और फिर बाकी के ह्यूमंस को खत्म करने के लिए वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ता रहता है। लेकिन तभी उस बच्चे की माँ उसे आवाज लगाती है जो कि मलबे के नीचे दब गई थी और वो उसे अपने बच्चे को बचाने को कह रही थी। तुम्हारे सर पर गहरी चोट आई है क्या? तुम भूल गई ये सब कुछ मैंने ही किया है और मैं तो ह्यूमंस को ही खत्म करने जा रहा हूँ, तो उनके एक बच्चे को मैं भला क्यों बचाऊंगा? लेकिन वो कहती है कि वो बड़ों की गलती की सजा एक छोटे बच्चे को नहीं दे सकता, उसने तो कुछ किया ही नहीं। क्लेव को कोई फर्क नहीं पड़ता वो बच्चा है या फिर बड़ा, क्योंकि उसके लिए सारे ह्यूमंस बराबर है। लेकिन फिर भी वो उसकी रिक्वेस्ट पर उससे कहता है कि वो साबित करके दिखाए कि वो बच्चा बचाने के लायक है। लेकिन वो जानती है कि वो क्लेविटस के सामने कुछ प्रूफ नहीं कर सकती, लेकिन अगर वो उस बच्चे को बचाता है तो उसे खुद ब खुद पता लग जाएगा कि ये बचाने लायक क्यों था। इसके बाद उसकी मौत हो जाती है और क्लेव वहाँ से जाने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो मुड़कर वापस आता है। वो अभी भी श्योर नहीं है, लेकिन उसकी लंबी जिंदगी के मुकाबले इस बच्चे की जिंदगी कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी के लिए वो उसे बचाने का डिसाइड करता है। एथिया में 5 ह्यूमनॉइड रेसेस हैं, जिसमें सबसे पहले हैं डन्स, जिनकी तादाद सबसे ज्यादा है और वो स्किल्ड आर्किटेक्चर और टैक्टिशियंस हैं। उन्होंने डन प्लेन्स को स्प्लिट करके 2 बड़ी नेशंस बनाई है, स्लेडर
हेडन वो लोग हैं जो कि पानी के पास रहते हैं और गाइड्स अपने हंटिंग के लिए जाने जाते हैं, और बेंटी थोड़े जानवरों जैसे ह्यूमंस हैं जो कि अकेले अकेले तो बहुत ताकतवर हैं, लेकिन अगर उनकी जिंदगी भी इस पर डिपेंड करती तब भी वो साथ में काम नहीं करते। और आखिरी में है मतलब था किंगडम ऑफ हाइन, जो कि अपने वेपन्स के लिए जाना जाता है, और इस बॉर्डर के चारों तरफ अंधेरा है जहाँ सारे डार्क बीस्ट रहते हैं, जहाँ पर 4 बीस्ट लॉर्ड्स का राज है और उनमें से एक क्लेविटिस है। दूसरी तरफ केव में वो बच्चे के साथ पहुंच गया है और जितने भी मॉन्स्टर्स उसे खाने को तैयार थे वो उन्हें डरा देता है, जिसके बाद वो सो जाते हैं। लेकिन तभी वो बच्चा भूख के मारे चिल्लाने लगता है तो क्लेविटिस उसे अपनी थोड़ी एनर्जी दे देता है, पर अब वो कंफ्यूज हो रखा था। बीस्ट लॉर्ड अब इंसानों का हगा हुआ साफ करेगा तो वो उस बच्चे को उठाकर एक गड्ढे में रख देता है जो कि स्पाइडर से भरा हुआ था। उन्हें देखकर बेचारा बच्चा रोने लगता है, लेकिन वो स्पाइडर्स सिर्फ पूप खाते हैं और उसकी साफ सफाई होने के बाद वो उसे उठा लेता है। लेकिन उस बच्चे का रोना बंद ही नहीं होता। वो उसे खाई के नीचे फेंकने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन वो बीस्ट लॉर्ड था तो अपने डिसीजन से पीछे कैसे जा सकता है। उस बालक को जिंदा रखने के लिए उसे ह्यूमंस की जरूरत पड़ेगी, तो वो वहां पर जाता है जहां वो उन हीरो से लड़ रहा था। कुछ देर बाद एलिशिया को होश आता है और वो कंफ्यूज हो रखी थी क्योंकि उसे अपनी मौत पक्के तौर पर याद है। तभी उसकी नजर क्लेव पर जाती है और उसे देखते ही वो अपनी तलवार को पकड़ने जाने लगती है, पर क्लेविटस उसे बताता है कि उसने पहले ही सारे वेपन्स नीचे फेंक दिए हैं और साथ ही उसके साथियों की बॉडीज भी। तो मुझे यूजफुल लग रही थी तो तुम्हें मैंने रिवाइव कर दिया। तुम एक जिंदा लाश हो और सिर्फ इसलिए चल रही हो क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरी डार्क एनर्जी है। अब फालतू की बातें बहुत हो गई, चलो मुझे दूध दो। एलिशिया को थोड़ा टाइम लगता है पर वो समझ जाती है कि वो क्या कह रहा है, पर ये कोई रिक्वेस्ट थी नहीं तो वो उसके साथ थोड़ा जबरदस्ती करने लगता है। कुछ देर की शांति के बाद उसे पता लगता है कि ये जरा भी काम नहीं कर रहा है और एलिशिया उसे बताती है कि ये तो होना ही था, वो कभी माँ जो नहीं बनी। और उससे ज्यादा वो ये देखकर कंफ्यूज थी कि क्लेविटिस जैसी चीज एक इंसानी बच्चे को क्यों बचा रहा है, पर ह्यूमंस को एक्सप्लेन करने का टाइम उसके पास नहीं था। तुम दूध नहीं दे सकती तो तुम्हें किसी और तरीके से यूजफुल बनना होगा। मैं इस बच्चे को अपनी एनर्जी दे सकता हूँ तो ये मरेगा तो नहीं, पर हमेशा इसे भूख लगी ही रहेगी। तो बताओ मुझे, क्या दूध देने का कोई और तरीका है? एलिशिया उसके किसी भी कमांड को डिसोबे नहीं कर सकती थी, तो वो उसे बताती है कि उन्हें उस बच्चे के लिए एक नर्सिंग मदर ढूंढनी होगी, पर इसके लिए उन्हें ह्यूमन के टाउन में जाना होगा और अगर वो इस फॉर्म में वहां गया तो डर के मारे सारे भाग जाएंगे। तो क्लेविटस ह्यूमन फॉर्म ले लेता है और जितना उसे याद था वो उसकी मदर के जैसे दिखने की कोशिश करता है और अपना नया नाम क्रैन रखता है और बच्चे का लूना, और एलिशिया से कहता है कि सबसे पास के विलेज में उसे लेकर चले। रास्ते में रुककर एलिशिया बच्चे को और उसके ब्लैंकेट को धोने लगती है, लेकिन ब्लैंकेट पे उसे हाइडन का रॉयल क्रेस्ट दिखता है। वहीं बच्चे की साफ सफाई के दौरान क्रैन चिक चिक करता ही जाता है, जिसकी वजह से एलिशिया को लगने लगता है जैसे वो उसकी सास हो। दूसरी तरफ हेडन की तबाही के बाद इस घटना की जानकारी आसपास फैल चुकी है और एक स्काउट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहां पर भेजा जाता है। मुझे यकीन नहीं होता कि एक डार्क बीस्ट ने ये सब कर दिया, यही वजह है कि मैं बीस्ट लॉर्ड के ऊपर हमला करने के खिलाफ था। और टाइमिंग कितनी खराब थी इन सब की। इसके अगले दिन ही क्राउन प्रिंसेस अपने बेटे के साथ यहाँ से भागने वाली थी। और याद है मैंने डंस के बारे में तुम्हें बताया था कि वहाँ 2 किंगडम्स हैं, एक का नाम एस्लिन है और दूसरे का बोलियट। और यहाँ पर बोलियट के लोग आए हैं, वो जानते हैं कि एस्लिन भी यहाँ पर जल्द आने वाले होंगे क्योंकि वो भी हेडन फैमिली के सीक्रेट वेपन फोर्जिंग टेक्निक्स के बारे में जानना चाहते हैं। दूसरी तरफ एलिशिया क्रैन से पूछती है कि क्या वो जानता था कि लूना रॉयल्टी से बिलोंग करता है, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि वो कहना क्या चाहती है। तो वो उसे बताती है कि वो ब्लैंकेट रॉयल फैमिली का क्रेस्ट है, यानी सिर्फ वही लोग इसे यूज कर सकते हैं। अच्छा हाँ, जिस औरत ने मुझे इसको दिया था वो कासल की दीवारों के नीचे दबी थी, पर इससे मेरे प्लान्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। कासल की दीवारें, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? अच्छा मैंने तुम्हें बताया नहीं, हेडन खत्म हो गया, खल्लास, टाटा बाय बाय। एलिशिया को यकीन नहीं होता कि उसने पूरे किंगडम को खत्म कर दिया। क्या मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि तुमने मुझ पर पहले हमला किया था? वैसे भी इससे क्या ही फर्क पड़ता है। पर एलिशिया उसे बताती है कि इससे बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि अगर उसने हेडन के सभी लोगों को मार दिया है, लूना आखिरी रॉयल्टी है, इसका मतलब बहुत सारे लोग उसके पीछे आएंगे हैं। पर लोग इसके पीछे क्यों आएंगे? तो एलिशिया बताती है कि हाइडन की रॉयल फैमिली के मेंबर्स ही उस फॉर्जिंग टेक्निक का यूज कर सकते हैं जिससे हाइडन के वेपन्स बनते हैं। लेकिन इतना बोलते ही उसके दिमाग की घंटी बजती है, उसने जरूरत से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी। अभी तक मैंने नहीं सोचा था मैं लूना के साथ क्या करूंगा, लेकिन मैं इसे ह्यूमंस का नया किंग बना सकता हूँ और पीछे से सारी चीजें कंट्रोल कर सकता हूँ। और अगर ह्यूमंस ने ज्यादा चूचा की उन्हें हमेशा के लिए खत्म भी, लेकिन अभी भी उन्हें लूना के लिए दूध ढूंढना था। तो वो एलिशिया से कहता है कि जल्दी आगे बढ़े। मुझे नहीं पता वो बच्चे की इतनी फिक्र क्यों कर रहा है, लेकिन अगर उससे कुछ हो गया तो शायद वो कॉन्टिनेंट के सभी इंसानों को मार देगा। तो चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उस बच्चे को सेफ रखना है। लेकिन तभी क्लैन पर एक बंदा हमला कर देता है, जिसके बाद वो चारों तरफ से घिर चुके थे। इन गधों को पता ही नहीं इन्होंने क्या किया है, अब ये सब के सब मरने वाले हैं। लेकिन तभी क्रैन नीचे गिर जाता है और उसके सर से खून बहने लगता है, जो देखकर एलिशिया हैरान हो जाती है। उन्हें एलिशिया की चीख पसंद नहीं आती तो वो उसके टकले पर मारकर उसे भी बेहोश कर देते हैं। इसके बाद एलिशिया को कैरेज में होश आता है, जहाँ वो देखती है कि क्रैन बड़ा ही शांत बैठा हुआ था और वो ये देखकर हैरान थी कि उसने अभी तक किसी को भी नहीं मारा था। जब तक लूना ठीक है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक बात बताओ, क्या इंसान में ट्रांसफॉर्म होने पर तुम्हारी
ताकत भी कम हो गई। इतनी जल्दी कैसे गिर गए तुम? मुझे पता ही नहीं था कि इंसानों का सर इतना ज्यादा कमजोर होता है। फिक्र मत करो, अगली बार ऐसा नहीं होगा। अच्छा वो तो ठीक है, पर अभी तक हम यहाँ पर बंधे क्यों हैं? जब तक लूना किंग नहीं बन जाता मुझे इंसानों में छुप कर रहना है। इसके लिए मुझे उनके बारे में और जानना होगा। क्या तुम मुझे बता सकती हो यहाँ चल क्या रहा है? जिन लोगों ने हमें किडनैप किया है वो बैंडिट्स हैं, जो लोगों को अगवा कर स्लेव के तौर पर बेचते हैं। ये नॉर्मल ह्यूमन से थोड़े ज्यादा ही ताकतवर होते हैं, पर बहुत गिरे हुए। तुम्हें ह्यूमंस को इन्हें देखकर जज नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो उन बैंडिट्स के बेस पर पहुंच जाते हैं जहां जब लोगों को उतारा जा रहा था। एक बंदा वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक बैंडिट उसके ऊपर अपना चाकू फेंक कर उसे रास्ते में ही मार गिराता है, जो देखकर सभी लोग डर जाते हैं और चुपचाप उनकी बातें मानने लगते हैं। तभी एक औरत क्रैन को आवाज लगाती है। वो देखती है कि उसके हाथ में एक बच्चा है, तो वो नेल को बुलाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर वो डर के मारे गिर जाती है और गिरते गिरते ही उससे माफी मांगने लगती है। वो औरत नेल को डांट लगाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो लूना को देखती है उसकी आंखों में अलग ही चमक आ जाती है। दूसरी तरफ फेलिशिया को वो व्रोको के पास लेकर जाते हैं, जो कि उनका टेम्पररी बॉस है, क्योंकि जैजक अभी डंजन में गया हुआ है। लेकिन उनमें से कोई भी बैंडिट उसे बॉस बुलाने को तैयार ही नहीं था। लेकिन उन्हें लाइन में लाने के लिए रोको एक ट्रोल को उनके सामने लेकर आता है, जिसे देखकर एलिशिया हैरान हो जाती है, क्योंकि ट्रोल्स काफी ताकतवर होते हैं और उन्हें ट्रेन करना आसान काम नहीं है। वो रेड स्टोन्स वाले बैग को निकालता है। हमने सुना था कि हेडन के किंगडम ने कुछ हीरोज को क्लेविटस को मारने के लिए भेजा था। उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया और इसके चक्कर में उनका किंगडम भी तबाह हो गया। जो हमने बातें सुनी है तुम उनमें से एक हीरो जैसी लगती हो, और ये स्टोन्स इतने प्योर तो यहाँ वहाँ मिलते भी नहीं। वो उसके ब्लेड को देखकर हैरान थी, क्योंकि रेड डोर से वेपन सिर्फ हेडन की रॉयल फैमिली ही बना सकती है। ये ब्लेड ये तो नकली है, पर ज्यादातर लोगों को इसके फर्क के बारे में पता ही नहीं। तो हमारा काम मस्त चल रहा है, और अब क्योंकि रॉयल फैमिली मर चुकी है असली ब्लेड्स बनेगी ही नहीं। इसका हम बहुत फायदा उठा सकते हैं। तुम तो हीरो हो ना, बाकी के हीरोज के वेपन कहाँ है? वो बहुत महंगे दाम में बिकेंगे। लेकिन एलिशिया उन्हें कुछ भी नहीं बताती, तो वो अपने बंदों से कहता है कि वो इसे टॉर्चर करे और इन्फॉर्मेशन निकलने के बाद वो इसके साथ मजे कर सकते हैं। दूसरी तरफ क्रन रेस्टोरेंट में काम कर रहा है और नल बच्चे को फीड कर रही थी, लेकिन तभी एक बंदा आकर उसके ऊपर बियर के लिए चिल्लाने लगता है, और जब वो उसे बियर देने जा रही थी तब वो उसे लात भी मार देता है। वहीं क्रन को देखकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि वो उसे जो भी कहते थे वो चुपचाप कर देता है। इसके बाद जब वो बियर ला रही थी, जानबूझकर कुछ लोग उसे गिरा देते हैं और उसे घसीट कर बाहर ले जाने लगते हैं। जब उनका मन भर जाता है वो वहां से जा रहे थे और उन दोनों को मारने के बाद उनकी बॉडी को भी साफ कर देता है। इसके बाद वो नल के पास जाकर उसे बताता है कि लूना को फिर से भूख लगी है। आगे क्रैन के पूछने पर वो बताती है कि उसे अपने फादर का नहीं पता है और वो अपने माँ के साथ रहा करती थी, लेकिन उसके साथ भी यही सब चीजें होती रहती थी और अब तो उसे अपनी माँ का चेहरा भी याद नहीं है। जब वो 12 साल की थी उसकी माँ गायब हो गई, जिसके बाद उन सभी का अब्यूज उसकी तरफ आ गया। इसकी वजह से उसके कई दांत टूट गए और वो एक कान से बहरी भी हो चुकी है। इसके बाद जब से वो काम से मिली उसकी जिंदगी थोड़ी आसान हो गई। बैंडिट्स भी अब उसे ज्यादा परेशान नहीं करते हैं और अब उसका काम सिर्फ बच्चों का ध्यान रखना है। लेकिन सिर्फ माँ ही दूध दे सकती है ना, तो तुम्हारा बच्चा कहाँ है? नेल उसे बताती है कि उसका भी एक बच्चा हुआ था, लेकिन पैदा होते ही वो मर गया। इसके बाद उसमें जीने की जरा भी इच्छा नहीं थी, लेकिन जब उसे होश आया एक छोटा बच्चा दूध पी रहा था। इसके बाद पिलाने के लिए उसके पास और भी बच्चे आने लगे और इस तरह से वो नर्सिंग मेड बन गई। वो अपने बच्चे को नहीं बचा पाई, लेकिन वो किसी और बच्चे को भूखा नहीं मरने देना चाहती। मैं ह्यूमंस पर ज्यादा भरोसा नहीं करता, पर तुम पर शायद कर सकता हूँ। क्या तुम मेरे साथ यहाँ से जाना चाहोगी? उसकी बातें सुनकर नेल हैरान थी और थोड़ी खुश भी, पर वो उसे याद दिलाती है कि वो भी एक स्लेव है और वो यहाँ से कैसे निकल सकते हैं, और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ फेलिशिया को वो बैंडिट से एक ब्रिज के थ्रू लेकर जा रहे थे, जहाँ से नीचे वो एक बंदे को देखती है। वो भी एक स्लेव है, जिससे बैंडिट्स कहते हैं कि अगर वो पानी से वेपन को ले आता है तो वो उसे यहाँ से जाने देंगे। इस उम्मीद में वो पानी में कूद जाता है। ये देखकर एलिशिया चिल्लाने लगती है और उससे कहती है कि वो जल्दी से बाहर आ जाए, क्योंकि लेजेंड्स के अकॉर्डिंग इसके अंदर मॉन्स्टर्स भरे हुए हैं। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। कुछ सेकंड्स के बाद ही वो मॉन्स्टर्स उसे बाहर लेकर आते हैं और वो उसकी वाइफ के सामने ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये सब देखकर एलिशिया दुखी थी, लेकिन वो सारे बैंडिट्स हंस रहे थे। 300 साल पहले फ्लड्स की वजह से मॉन्स्टर्स यहाँ पर आ गए थे। उस जनरेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो इनसे लड़ने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन वो भी इन्हें नहीं हरा पाया। तब तो ये जमीन पर थे, पर अब इस जगह पर पानी भर गया है, इन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। वहीं उस हीरो की फाइट के बाद उसका वेपन यहीं पर रह गया था, जिसे स्ट्रीम स्प्लिटर भी कहा जाता है। वो बैंडिट्स उसे आगे बढ़ने के लिए कहने लगते हैं, लेकिन तभी उनके दूसरी तरफ कुछ और बैंडिट्स आ जाते हैं, जिनमें से एक सनकी बंदा ब्रिज के ऊपर कूदकर एलिशिया के पास आ जाता है और वो उसके साथ ऐसी चीजें करना चाहता था जिससे वो रात भर चिल्लाएगी। ये सब सुन के एलिशिया को गुस्सा आ जाता है और ना चाहते हुए भी वो क्लेविटस का कर्ज का शुक्रिया अदा करती है और अपने शोल्डर को डिसलोकेट करके अपनी हथकड़ियों से उसके सर को कुचल देती है और फिर उसके ब्लेड से ही रोप को काट कर नीचे कूद जाती है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से एलिशिया और उस बैंडिट दोनों की ही मौत हो जाती है।
एलिशिया को मरा हुआ देखकर सारे बैंडिट्स डरने लगते हैं, क्योंकि अगर बॉस को इसके बारे में पता लगा तो वो उनकी खटिया खड़ी कर देगा। वहीं एलिशिया अभी भी जिंदा थी, बस बॉडी के टूटने की वजह से अपनी गर्दन के नीचे वो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही थी और उसका खून भी बहुत ज्यादा बह चुका था। तभी उसका ब्लड अचानक से ही फ्लोट करने लगता है और उसके सामने क्लेविटस का एक मिनी वर्जन आ जाता है। उसे इतना छोटा सा देखकर एलिशिया हैरान हो जाती है। मेरा साइज इतना छोटा इसलिए है क्योंकि मैंने खुद को तुम्हारे अंदर ब्लड मैजिक से मैनिफेस्ट किया है। इसी ब्लड से तुम्हारी मोर्टल बॉडी जिंदा है। अगर तुम्हारा सारा खून बह गया तो तुम मारी जाओगी, पर फिक्र मत करो, जब तक तुम मेरे काम की हो मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। एलिशिया उससे पूछती है कि उसने अभी तक उसे हील करना शुरू क्यों नहीं किया। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हील कर दूंगा, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है। मुझे लूना के लिए परफेक्ट वेट नर्स मिल चुकी है। नल को यहाँ पर अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है, तो मैंने उसे एक बेहतर जिंदगी ऑफर की, पर नल ने फिर भी मुझे मना कर दिया। मैं जानना चाहता हूँ उसने ऐसा क्यों किया। ऐसा हो सकता है कि नल को लगता है कि तुम भी एक स्लेव हो और अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाओगे, और इनके जैसे लोग किसी को भी जाने नहीं देते, और अगर कोई बचकर निकल भी जाता है बैंडिट्स उसे ढूंढ कर मार डालते हैं, और क्योंकि वो यहीं पर पली बड़ी है उससे बिल्कुल नहीं लगता कि वो इससे बचकर निकल सकती है। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए। इसका मुझे एक ही अच्छा सोल्यूशन दिखता है, यहाँ के सभी बैंडिट्स को मार दो तो नल का पीछा करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर ह्यूमंस को पता लग गया मैं अपनी जगह पर नहीं हूँ, वो मेरे लैंड पर कब्जा करने लग जाएंगे। बेहतर होगा तुम इसे करो, क्योंकि तुम्हारे जैसे हीरोज बैंडिट्स को तो मारते ही रहते हैं। और इससे पहले कि एलिशिया कुछ कहती, वो उसके बॉडी के अंदर वापस से ब्लड डालने लगता है जिससे वो फिर से रिजनरेट हो सके। वहीं जब बैंडिट्स नीचे पहुंचते हैं वो देखते हैं कि एलिशिया की बॉडी किसी ज़ॉम्बी की तरह आड़ी टेढ़ी घूम रही है। उसके बोन्स और टिश्यू वापस से रीअटैच हो रहे थे, जिसका दर्द एलिशिया पूरी तरह से महसूस कर पा रही थी। वहीं बैंडिट्स कंफ्यूज हो रखे थे, लेकिन जब तक वो जिंदा है वो उससे जबरदस्ती रेगेलिया की लोकेशन पूछ सकते थे। तो एक बैंडिट उसके ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन एलिशिया बड़ी ही आसानी से उसकी कुटाई करके उसकी तलवार को छीन लेती है। ये देखकर बाकी के बैंडिट्स डर जाते हैं और वो उसके ऊपर साथ में हमला करने का डिसाइड करते हैं। तुम फिक्र मत करो, एलिशिया पहली ह्यूमन है जिसने मुझ पर स्क्रैच डाला था, उसे कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ नल कार्म के पास वापस जाती है, जहाँ वो देखकर खुश थी कि वो अभी भी ठीक है, लेकिन इतनी चोट लगने के बाद भी वो काफी खुश दिख रही थी। तो नल कहती है कि कार्म यहाँ पर बाहर से आई थी, लेकिन वो यहीं पर पली बड़ी और उसने कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी है। कार्म उससे कहती है कि वो ऐसी बातें नहीं कर सकती और उससे शक होने लगता है कि वो यहाँ से बाहर जाना चाहती है। नल कहती है कि ऐसी बात नहीं है, वो बस सोच रही थी बाहर जीने में कैसा लगता होगा, क्योंकि आज किसी ने उससे बाहर जाने के लिए पूछा था। लेकिन तभी कार्म उसे थप्पड़ मारती है और उससे कहती है कि वो ऐसे सपने देखना बंद करे। यहाँ के बैंडिट सिर्फ उन्हें स्लेव जैसा देखते हैं और जब उनका मन भर जाएगा वो किसी को भी मारकर फेंक देंगे। तो अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें साथ में मिलकर रहना है। वो ऐसी बातें नहीं कर सकती। पर उससे ज्यादा गुस्सा उसे इस बात का था कि उससे पहले नेल जैसी लड़की को बाहर जाने के लिए किसने पूछ लिया। उसी वक्त वहाँ पर व्रोको पहुंच जाता है, जिसने उनकी सारी बातें सुन ली थी। उसे देखकर कार्म डर जाती है। वहीं व्रोको यहाँ पर नेल को ले जाने आया था। कार्म उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बॉस के आगे कुछ भी नहीं कह पाती और उनके जाने के बाद वो परेशान हो रखी थी, क्योंकि नेल के अलावा कोई और बच्चों को दूध नहीं पिला सकता। इसके बाद उसके पीछे से वहाँ पर क्रैन आ जाता है, जिसे कार्म बताती है कि उसे दोबारा दूध नहीं मिलेगा, क्योंकि नेल ने एक ऐसा सपना देखने की गलती की है जो कभी सच नहीं हो सकता। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो। और जब कार्म उसकी आंखों में देखती है वो घबरा जाती है। दूसरी तरफ व्रोको नेल को एक अंडरग्राउंड जगह पर लेके जा रहा था, जिसे नेल ने पहले कभी भी नहीं देखा था। व्रोको बताता है कि ये पहले एक बड़ा मैजिक ओर माइन हुआ करता था। मैजिक ओर के काफी यूजेस हैं, जैसे जिस लैम्प को वो यूज कर रहे हैं उसमें मैजिक ओर को पीस कर डाला हुआ है और उसमें इंसेक्ट ऑयल मिलाया हुआ है। और एक बैंडिट बनने से पहले उसने अपना बहुत सारा समय मैजिक ओर की रिसर्च में लगाया था। तभी व्रोको लैम्प को बंद कर देता है और वहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। और जब व्रोको दोबारा से लैंप ऑन करता है उसके पीछे वही ट्रोल खड़ा था। मेरे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे मिक्सचर क्रिएट करने पर भी थे जिससे बैटी जैसे मॉन्स्टर्स को मैं कंट्रोल कर सकूं। इसी की वजह से मैं यहाँ का लीडर भी बन पाया, और लीडर के तौर पर जो तुमने कहा है मैं उसे माफ नहीं कर सकता। व्रोको के ऑर्डर देने पर बैटी उसके पीछे भागने लगती है। वहीं नेल उससे भागते हुए सोच रही थी कि काश उसने वो हाथ पकड़ लिया होता। तभी उसे अपने सामने लूना दिखता है और वो उससे माफी मांगती है, क्योंकि वो उसे दोबारा दूध नहीं पिला पाएगी। तभी बैटी उसे पूरी तरह से खा जाती है, जिसे देखकर लूना रोने लगता है। पर क्लैन उसे समझाता है कि दुनिया इसी तरह काम करती है। वो चाहता तो उसे बचा सकता था, लेकिन वो किसी का खाना नहीं छीनना चाहता। वहीं वो ट्रोल को देखकर कंफ्यूज था, क्योंकि वो कभी भी किसी के ऑर्डर को फॉलो नहीं करते। तभी व्रोको बैटी को क्लैन को भी खाने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन उसे देखकर बैटी की फटी पड़ी थी और वो डर के मारे नेल को भी उगल देती है। इसके बाद वो लूना और लेन को वहाँ से दूर भेज देता है, ताकि अपने आखिरी लम्हों में उसके पास कोई ऐसा हो जो उसे खुशी देता है। वहीं व्रोको जब पीछे मुड़कर देखता है वो ये देखकर हैरान था कि दो लोग वहाँ से गायब थे। व्रोको को लगता है कि उसने ऐसा किसी तरह का मैजिक यूज करके किया है, लेकिन क्लैन को तो ये भी नहीं पता कि मैजिक होता क्या है। पर व्रोको को लगता है कि वो बस बहाने बना रहा है और वो उसे एक ड्रग दिखाता है जिससे उसने मैजिक ओर्स कुछ जड़ी बूटियां और पैरासाइट से बनाया था, जिससे वो ट्रोल्स के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है और वो इससे परफेक्ट करके ह्यूमंस को भी एक दिन कंट्रोल करना चाहता है। वो ड्रग को आग में डालकर उसका धुआं बना देता
देता है, जिसकी वजह से बेटी फिर से उसके कंट्रोल में आ जाती है और क्योंकि इससे सोचने समझने की शक्ति भी कम हो जाती है, अब बेटी क्लैन के ऊपर हमला कर देती है। वहीं उससे मार खाते वक्त उसका दिमाग खराब हो रखा था क्योंकि एलिशिया ने उसे मैजिक जैसी चीज के बारे में बताया ही नहीं। दूसरी तरफ एलिशिया अभी भी बैंडिट से लड़ी रही है। उसने अभी तक 8 बैंडिट्स को मार दिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे बचे हुए हैं और उसकी तलवार टूट भी चुकी है। इतने सारे बैंडिट्स को हराने के लिए उसे एक अच्छी तलवार चाहिए थी, तो वो उसी नदी की तरफ भागने लगती है। लेकिन वहां पहुंचने पर वो देखती है कि मॉन्स्टर्स पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे, तो अगर वो कूदी तो उसकी मौत पक्की है। तो वो लकड़ियों के बनाए हुए प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ने लगती है और जब बैंडिट्स उसका पीछा करते हुए ऊपर चढ़ जाते हैं, वो रस्सियों को काटने लगती है, जिसकी वजह से ज्यादातर बैंडिट्स सीधा पानी में गिर जाते हैं। और जब वो सभी मॉन्स्टर्स खाने में बिजी थे, एलिशिया खुद को एक बैरल में छुपाकर नीचे जाने लगती है। ऑक्सीजन न आने की वजह से उसे मरने का भी कोई डर नहीं है, उसे बस नीचे गिरने का इंतजार करना है और फिर वो तलवार को ढूंढ सकती है। एलिशिया पानी में डूबती जाती है, पर क्योंकि वो मर नहीं सकती थी, सांस न आने की वजह से उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। उसका दिमाग सुन्न होता जाता है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उस तलवार तक पहुंचने के लिए उसे ये सब सहना ही होगा। तभी वो बैरल जमीन पर टकरा जाता है और एलिशिया को सामने ही वो तलवार दिख रही थी। वो रिगेलिया को पाने के लिए उसकी तरफ जाने लगती है क्योंकि उसे पकड़ते ही उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। पर जैसे ही वो उसके पास पहुंचती है, उसके सामने वही मॉन्स्टर अपनी आंखें खोलता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि वो लेक के बॉटम में नहीं है बल्कि एक बड़े से मॉन्स्टर के ऊपर है। इसके बावजूद भी एलिशिया रिगेलिया को पकड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अपना मुंह खोल देता है और पानी को अपने अंदर खींचने लगता है, जिसकी वजह से एलिशिया भी उसके मुंह के अंदर चली जाती है। पर किसी तरह उसने तलवार को भी पकड़ लिया था। एलिशिया उस तलवार को यूज करने लगती है और एक ही झटके में उस मॉन्स्टर के दांतों को काटकर उसके मुंह से बाहर आ जाती है। वो घायल हो रखी थी, लेकिन इस रिगेलिया की स्पेशलिटी पानी है, तो उसे यकीन है कि इसकी मदद से वो सही सलामत यहाँ से बाहर निकल सकती है। वहीं इस दौरान वो सोच रही थी कि वो हीरो हारा कैसे, क्योंकि उसके पास इतनी पावरफुल तलवार थी और उसे लगता है कि इसकी वजह वही मॉन्स्टर है, जो कि एक एंशिएंट मॉन्स्टर है जिसके बारे में उसने बस कहानियों में पढ़ा है, जो करोड़ों सालों से जिंदा रहते हैं। एलिशिया जैसे ही ऊपर पहुंचने वाली थी, छोटे मॉन्स्टर्स उसके ऊपर अटैक करने जाते हैं, लेकिन वो काटते हुए पानी के सरफेस पर पहुंच जाती है। बैंडिट्स जब उसे जिंदा देखते हैं, वो हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद एलिशिया के हाथों में उन्हें वही रिगेलिया दिखता है। पर उनके लिए शॉक्स अभी खत्म नहीं हुए थे, क्योंकि वो मॉन्स्टर पानी से बाहर आ जाता है और बाहर आते ही वो आसपास के सभी बैंडिट्स को खाने लगता है। किसी तरह एलिशिया वहां से बच जाती है, पर उसे पता है कि वो एंशिएंट बीस्ट को नहीं हरा सकती। लेकिन तभी वो रियलाइज करती है कि वो भी बैंडिट के कैंप में है और बैंडिट्स के साथ क्या होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वहां से जाने ही वाली थी, तभी बचे खुचे बैंडिट्स उसके सामने आ जाते हैं और उससे मदद मांगने लगते हैं। तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुम जैसे लोगों को बचाऊंगी? जिसके बाद वो वहां से चली जाती है और वो मॉन्स्टर उन बचे हुए बैंडिट्स को भी खा जाता है। एलिशिया को लगता है कि ये मॉन्स्टर्स पानी में ही रहते हैं, तो वो होपफुली यहाँ से बाहर नहीं आएंगे। और क्लेविटस ने उसे बस सभी बैंडिट्स को मारने को कहा था और टेक्निकली उसने वो कर दिया है। वहीं सभी बैंडिट्स को खाने के बाद वो मॉन्स्टर वापस से पानी के अंदर चला जाता है। तभी क्लैन उससे बात करने लगता है, जितना मैंने सोचा था तुम्हें उससे ज्यादा मुश्किल हुई। ये सुन के एलिशिया गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि अगर उसे सब कुछ पता ही था तो उसने उसकी मदद क्यों नहीं की। तो क्लैन बताता है कि असल में वो अभी ऐसी चीज से डील कर रहा है जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता, और हम देखते हैं कि उसने बेटी को मार दिया है और वो एलिशिया को अपने पास बुला रहा था ताकि वो उसकी क्लास ले सके। वहीं रोको की फटी पड़ी थी क्योंकि क्लैन ने बेटी को बिना हाथ लगाए मार दिया था, लेकिन भागते भागते उसे अपने सामने लूना दिखती है। वहीं एलिशिया क्लैन के पास पहुंच जाती है, लेकिन क्लैन उसे बताता है कि वो काफी ज्यादा लेट हो गई है। तभी उसका ध्यान उसकी नई तलवार पर जाता है। ये देखते ही एलिशिया उससे कहती है कि वो उस तलवार को उससे ना छीने, जिसके लिए क्लैन मान जाता है। आगे क्लैन उसे उस स्मोक के बारे में बताता है जिसका नॉर्मल जानवर और ह्यूमंस पर असर नहीं होता, पर डार्क बीस्ट पर होता है। यहाँ तक कि वो भी ढंग से सूंघ नहीं पा रहा है और उसके कान भी कब से बज रहे हैं। वो अपनी असली फॉर्म में आकर पूरे केव को डिस्ट्रॉय कर सकता है, पर वो ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि वो नहीं जानता कि लूना यहाँ पर है कहाँ। क्लैन एलिशिया से कहता है कि वो स्मोक के बारे में कुछ करे, लेकिन वो उसे बताती है कि वो मैजिक यूज नहीं कर सकती। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो कि मैजिक का यूज कर सकते हैं और मैजिक यूज करने के लिए भी आर्कैनसाइट स्टोन्स की जरूरत पड़ती है। ये सुन के क्लैन फिर से उसे यूजलेस बुलाता है, जो सुनकर वो भड़क जाती है और कहती है कि जिन हीरोज को उसने मारा था उसमें से कुछ हीरोज मैजिक यूज कर सकते थे, लेकिन क्लैन कब का वहां से आगे बढ़ चुका था। लेकिन उसे भी लग रहा था कि लूना अब तक मारी गई होगी। एलिशिया उससे पूछती है कि वो क्या करेगा अगर लूना उसे मरी हुई मिली। लूना के मरते ही ह्यूमैनिटी से मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास उन्हें जिंदा रखने की कोई वजह नहीं होगी। सुनकर एलिशिया का शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि वो इंसानों को सिर्फ एक ही तरीके से सेफ रख सकती है और वो है लूना को जिंदा रखना। आगे बढ़ने पर उसे खून के निशान दिखते हैं, लेकिन नेल इस हालत में नहीं थे कि वो क्रॉल करके भी कहीं जा सके, तो जरूर उसे कोई घसीट कर लेकर गया है। दूसरी तरफ हम रोको को देखते हैं जो कि वहां से भागने की कोशिश कर रहा है, पर नेल ने उसके कोट को पकड़ के रखा है और बार बार लात मारने के बाद भी वो उसे नहीं छोड़ रही, और वो अपने कोट को भी नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि वो काफी ज्यादा महंगा है। पर वो लूना को यहाँ से अपने साथ लेकर जाना चाहता है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जब वो लूना के पास
पहुंचा था वो एकदम से रोने लगता है, जिसकी वजह से उसका लैंटर्न एक्सप्लोड हो जाता है। ये देखकर रोको समझ जाता है कि लूना के पास मैजिक टैलेंट बहुत ज्यादा है और इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि वो खोया हुआ प्रिंस है और वो उसका यूज अपने फायदे के लिए करना चाहता है। तभी उसके सामने अलीशिया आ जाती है, जिसे देखकर वो हैरान था और उससे पूछता है कि उसके बंदे कहाँ पर हैं। तभी क्लैन आ जाता है और उसे बताता है कि उसके सभी लोग किसी मॉन्स्टर का खाना बन चुके हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके जैसे ह्यूमंस अपनी जिंदगी में क्या करते हैं, अंत में वो किसी चीज का खाना ही बनने लायक हैं। तभी रोको उन्हें धमकाने लगता है और कहता है कि अगर वो एक कदम भी आगे बढ़े तो वो लूना की उंगलियां काट देगा। पर क्लैन कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो चाहे कर सकता है। तभी अलीशिया उसे चुप कराती है, क्योंकि भले ही वो उसे हील कर सकता है पर फिर भी लूना को दर्द होगा। अलीशिया उस तलवार को बाहर निकालती है और दीवार में फेंक देती है। उस रगेलिया को देखकर रोको हैरान हो रखा था और अलीशिया उससे कहती है कि वो एक हाथ से उसे नहीं निकाल पाएगा, तो बच्चे को रखकर वो तलवार लेकर यहाँ से चला जाए। लेकिन अगर उसने उस बच्चे को कुछ भी किया तो वो उसे खुद मार देगी। लेकिन ये सुनकर रोको हंसने लगता है। अगर एक हीरो अपने रेगेलिया को ऐसे ही देने को तैयार है, यानी इस बच्चे की कीमत उस रेगेलिया से कहीं ज्यादा है, यानी ये सच में प्योर ब्लड हाइडन रॉयल है। और वो इस बच्चे के बदले बाकी के रेगेलिया की भी लोकेशन पूछता है और क्लैन से ऑर्डर पाने के बाद वो उनकी लोकेशन बता देती है। लेकिन लोकेशन का पता लगते ही वो एक इनविजिबिलिटी पोशन का यूज करता है और लूना के साथ खुद को गायब कर लेता है। लेकिन उसकी चबड़ बंद नहीं होती, जिसकी वजह से अलीशिया को उसकी लोकेशन का पता लगता रहता है और वो उसके ऊपर अटैक करके उसके 2 टुकड़े कर देती है। लूना के रोने की आवाज से उन्हें उसका भी पता लग जाता है और जैसे जैसे क्लैन पाउडर को हटा रहा था वो फिर से विजिबल होने लगती है। आगे अलीशिया उससे नेल के बारे में पूछती है, क्योंकि इतनी बुरी हालत होने के बावजूद भी वो लूना को बचाने की कोशिश कर रही थी। इसे बचाने के लिए मुझे डार्क ब्लड का यूज करना होगा और जब तक मैं इसे ठीक करूंगा तुम्हें फिर से मरना होगा। अलीशिया इसके लिए खुशी खुशी तैयार हो जाती है, क्योंकि अब तो उसे मरने का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है। क्लैन अलीशिया के अंदर से अपना डार्क ब्लड निकाल लेता है और क्लैन को पूरी तरह से ठीक कर देता है, जिससे उसका लुक भी काफी चेंज हो गया था। वो क्लैन से पूछती है कि क्या उसने उसे बचाया था। बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हें जिंदा तो किया है पर तुम्हें इस लड़की ने बचाया है। ये सच में बाकी ह्यूमन से कहीं ज्यादा टफ है। इसके बाद अलीशिया फिर से जिंदा हो जाती है और जिंदा होते ही वो अपनी तलवार को ढूंढने लगती है। इसके बाद क्लैन उसे लूना को पकड़ा देता है और कहता है कि वो उसके साथ चले। लेकिन बाहर आते ही क्लैन अलीशिया से रेगेलिया छीन लेता है और कहता है कि जब उसे उसकी जरूरत पड़ेगी वो उसे वापस कर देगा। तभी वहाँ पर नेल आती है, जो कि जाने की सारी तैयारियां कर चुकी थी। वहीं अलीशिया ये देखकर हैरान थी कि वो इतना वजन कैसे उठा पा रही है और उसे लगता है कि क्लैन ने उसके बॉडी पार्ट्स को किसी ताकतवर बंदे से रिप्लेस कर दिया है। वहीं अलीशिया को अब एक तलवार की जरूरत थी, तो नेल उसे बताती है कि रोको के डेस्क के नीचे बहुत सारी तलवारें पड़ी हैं। ये सुनकर वो बहुत खुश होती है और क्लैन से वहां जाकर तलवार लेने की परमिशन मांगती है और परमिशन मिलते ही तलवार को लेने चली जाती है। अंदर उसे कुछ आर्मर, पैसे और तलवार मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ क्लैन के ऊपर एक बंदा हमला कर देता है और जब वो उस तलवार को ट्राई कर रही थी तभी क्लैन उड़ता हुआ वहां पहुंच जाता है और क्लैन रियलाइज करता है कि जितना उसने सोचा था ये शरीर तो उससे भी ज्यादा कमजोर निकला। लेकिन इससे पहले कि वो उसे और कुछ बताता वहां पर गार्क पहुंच जाता है। तभी अचानक से वो अलीशिया के ऊपर हमला कर देता है पर वो उसे डॉज कर लेती है, लेकिन उसका अटैक नहीं रुकता। वो हवा से ही उसके ऊपर लगातार हमला करता ही जाता है और अलीशिया बड़ी मुश्किल से उसके अटैक्स को रोक पा रही थी, जिसके बाद पीछे हट के वो अलीशिया के ऊपर हवा से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो घर से बाहर उड़ते हुई जाती है और वो बंदा भी उससे लड़ने के लिए बाहर आ जाता है। तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो पर मेरा काम सिर्फ उस लड़के से है, तो अगर तुम चली जाती हो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। ऑब्वियसली अलीशिया ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी और वो अपने दिमाग को क्लियर करके उसके ऊपर अटैक करने जाती है, लेकिन ऐन वक्त पर क्लैन उसे रोक देता है और क्योंकि वो उसके ऑर्डर को रिफ्यूज नहीं कर सकती थी उसकी बॉडी अपने आप ही वहां पर रुक जाती है। लेकिन उसका दिमाग अभी भी लड़ाई वाले मोड में था, तो क्लैन उसे मुक्का मारकर होश में ले आता है और बताता है कि अगर उसने उसे ना रोका होता तो उसकी लात ने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए होते और उसे बताता है कि इस आदमी ने उन पर हमला एक गलत फहमी की वजह से किया है। गार्क असल में यहाँ पर रोको को ढूंढते हुए आया है, क्योंकि उसे पता लगा था कि यहाँ पर कोई इंसान ट्रोल को कंट्रोल कर रहा है और उसे नेल से बिल्कुल ट्रोल जैसी खुशबू आ रही है, तो उसे लगा कि क्लैन ही वो बंदा है जिसके बारे में उसे इन्फॉर्मेशन मिली थी। ये सुनकर उसे सारी बातें समझ में आ जाती है और वो नेल को यहाँ से दूर भेज देता है, जिसके बाद वो अलीशिया को बताता है कि वो असल में एक डार्क बीस्ट है और एक इल्यूजन से उसने अपना शेप ह्यूमन जैसा बना रखा है और जहाँ तक उसे पता है सिर्फ एक ही डार्क बीस्ट है जो कि इस लेवल का इल्यूजन मैजिक परफॉर्म कर सकती है और वो है लॉर्ड ऑफ द वेस्ट ज़ेफथियर। लेकिन उसकी क्लेविटस के साथ बिल्कुल नहीं बनती, तो वो उसके पछड़ों में नहीं पड़ना चाहता। गार्क उससे पूछता है कि वो है कौन और वो इतना सब कुछ कैसे जानता है। क्लैन उसे बताता है कि वो क्लेविटस का एक सर्वेंट है, जिसके बाद गार्क भी अपने असली फॉर्म में आ जाता है और बताता है कि जैसे क्लेविटस ह्यूमंस को खत्म करना चाहता है वैसे ही ज़ेथियर भी इसके बारे में सोच रही है और वो ज़ेथियर का सर्वेंट है। जिसके बाद वो क्लैन से कहता है कि वो भी अपने डार्क बीस्ट होने का सबूत दे, तो वो अपनी एक पूंछ को रिवील कर देता है। वहीं इतने सारे इन्फॉर्मेशन की वजह से अलीशिया का दिमाग फटने लगा था। एक मिनट, क्लेविटस के अलावा और डार्क बीस्ट हैं जो कि ह्यूमंस का डिस्गाइज ले सकते हैं और उनकी तरह बात कर सकते हैं। क्लेविटस
बैंडिट्स के अलावा भी डार्क बीस्ट हैं, तो हम हीरोज आखिर इससे क्यों लड़ने गए थे? एलिशिया के दिमाग के सूप बनता हुआ क्लेन नोटिस कर लेता है और उसे बताता है कि ज्यादा डार्क बीस्ट नहीं है जो कि ह्यूमन फॉर्म ले सकते हैं या फिर उनकी लैंग्वेज बोल सकते हैं, तो इसे इतना सोचने की जरूरत नहीं है। और उसे बताता है कि ज़ैथियर के अलावा ह्यूमंस के बारे में ज्यादा डार्क बीस्ट नहीं सोचते, क्योंकि उनके हिसाब से वो बहुत कमजोर हैं और उनकी भाषा बोलना भी उनके लिए बेइज्जती की बात है। जिसके बाद गार्क उससे पूछता है कि वो एक हीरो के साथ क्या कर रहा है, क्योंकि वो तो उनके दुश्मन है। ये एक ह्यूमन तो है पर अभी मेरे कंट्रोल में है और इसके जरिए मैं ह्यूमंस के बारे में जान रहा हूँ और बाकी 2 ह्यूमंस का भी यही काम है। और अब तुम बताओ, ज़ैथियर ह्यूमंस को मारने के बारे में क्यों सोच रही है? उसे तो बस उन्हें देखना पसंद है और यहाँ तक कि और गार्ड्स तो उसे पूछते भी हैं। गार्ड बताता है कि कुछ दिन पहले कुछ डार्क बीस्ट के बच्चे चोरी हो गए और वहाँ पर उसे एक पोशन मिला, तो ज़ैथियर ने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ह्यूमंस की दुनिया में भेज दिया। और अगर ये सच निकला कि ह्यूमंस डार्क बीस्ट के बच्चे चुरा रहे हैं तो वो खुद सभी ह्यूमंस को खत्म कर देगी। थोड़ी देर सोचने के बाद क्लेन को लगता है कि डार्क बीस्ट की किडनैपिंग और इन बैंडिट्स के बीच में कुछ लेना देना है, क्योंकि रात को कार्म ने उसे बताया था कि जो भी बच्चा यहाँ पर पैदा होता है उनके टैलेंट की वजह से कुछ लोग उसे खरीद लेते हैं और व्रोको लूना के साथ भी यही करना चाहता था। उसे लगता है कि डार्क बीस्ट की किडनैपिंग और ह्यूमंस बच्चों को खरीदना ये किसी तरह मिला हुआ है और जिस टैलेंट को ये लोग ढूंढ रहे हैं वो शायद मैजिक है। एलिशिया को लगता है कि ये काम विजर्ड्स का है जो कि वॉर में मैजिक को टूल्स की तरह यूज करते हैं। विजर्ड्स ने कुछ सालों में लड़ने का तरीका ही बदल दिया है और अब कौन सी साइड वॉर जीतेगी ये इस पर डिपेंड करता है कि किसके पास ज्यादा पावरफुल विजर्ड्स हैं। और जिसने वॉर में सबसे पहले विजर्ड्स का यूज किया था वो है जनरल ड्रेल, जिसे ड्रैगन स्लेयर के नाम से भी जाना जाता है और ये वही आदमी है जिसने एलिशिया के फादर की जान ली थी। दूसरी तरफ जनरल ड्रेल की आर्मी 50,000 सोल्जर्स के साथ हाइडन के रून्स की तरफ जा रही है ताकि वो उसे कैप्चर कर सके और एसलिन की आर्मी उन्हें रोक रही है, पर उनके पास सिर्फ 6,000 सोल्जर्स हैं और ना के बराबर विजर्ड्स और रीइंफोर्समेंट्स को आने में भी कम से कम 3 दिन लगेंगे। लेकिन उनके कमांडर के पास एक प्लान था। हाइडन का वेस्ट गेट छोटा है और ईस्ट में बड़ा, तो अगर वो वेस्ट गेट से अंदर जाते हैं तो उन्हें उसकी आर्मी से लड़ने का मौका मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए उन्हें हाइडन की आर्मी की मदद चाहिए होगी। उनकी हालत के बारे में उसने पहले ही लेटर भेज दिया है पर अंदर के सोल्जर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। क्या ये बात सच है? क्लेविटस ने हाइडन की रॉयल फैमिली पर अटैक कर दिया है? अगर ड्रेल यहाँ पर आया है तो ये बात सच ही होगी। वो जरूर हाइडन की रॉयल फोर्स को ढूंढने आया है। अगर वो फोर्ज ड्रेल के हाथ लग गया तो हमारे मैजिक वेपन्स भी खत्म हो जाएंगे। वो फोर्ज एक बहुत पुराना मैजिक आइटम है और जो भी मैजिक के ऊपर रिसर्च करता है वो उसे पाना चाहता है। तभी उन लोगों को खबर मिलती है कि हाइडन का ईस्ट गेट खुल चुका है और उसे खोलने वाला एक विजर्ड है जिसका नाम मे है, जो कि ड्रेल के सबसे पावरफुल विजर्ड्स में से एक है। वो ड्रेल को बताता है कि यहाँ पर सच में क्लेविटस ने हमला किया था और उन्होंने पूरी रॉयल फैमिली के मारे जाने को कंफर्म कर लिया है, सिर्फ एक को छोड़कर। 6 महीने का रॉयल प्रिंस, लेकिन उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लग रहा। वहीं कुछ बैंडिट से उसे खबर मिली है कि उनके पास एक छोटा बच्चा है और उसका डिस्क्रिप्शन बिल्कुल क्राउन प्रिंस जैसा है और ड्रेल उससे कहता है कि वो अपनी पूरी ताकत लगा दे, बस किसी तरह उस बच्चे को उसके पास लेकर आए। दूसरी तरफ क्लेन और बाकी सब एक टाउन के पास में रुके हुए हैं जहाँ पर नेल सभी के लिए कॉफी बनाती है और जब क्लेन उसे पीता है वो उसे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद नेल उस बंदे के बारे में पूछती है क्योंकि जब वो वापस आई थी वो अचानक से ही गायब हो गया। विजर्ड्स और मैजिक के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने के बाद गार्ड रिपोर्ट देने ज़ैथियर के पास चला गया है, तो वो शायद ही उससे मिलने वाले हैं, पर क्लेन उससे कहता है कि अगर वो उससे मिले भी तो वो उनके ऊपर अटैक नहीं करेगा। तभी एलिशिया टाउन से पूछताछ करके वापस आ जाती है। वो उसे बताती है कि हाइडन की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। किंग के मरने के बाद बोरैट ने उनके ऊपर अटैक कर दिया है। एसलिन ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की पर वो फेल हो गए, लेकिन क्लेन को समझ नहीं आता कि एसलिन हाइडन को क्यों बचाना चाहता है। एलिशिया बताती है कि एसलिन और बोरैट किंगडम काफी समय से आपस में लड़ रहे हैं और एसलिन उनसे मैजिक में पीछे है, इसलिए वो नहीं चाहते कि बोरैट के हाथ वो फौज लगे जिससे हाइडन की रॉयल फैमिली वेपन बनाया करती थी। और हाइडन में कोई विजर्ड नहीं है जो कि उस फौज को ऑपरेट कर सके क्योंकि किंग ने वहां पर मैजिक को बैन कर दिया था। तभी नेल एलिशिया को भी कॉफी देती है जो कि उसे भी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इस दुनिया में कॉफी बहुत ज्यादा रेयर है। इसके बाद नेल लूना को दूध पिलाने ले जाती है और एलिशिया उसकी तारीफ करने लगती है, जो सुन के क्लेन को लगता है कि वो उसे पसंद करती है और वो उसे किसी भी प्रकार की चुम्मा चाटी करने से मना करता है। ये सुन के एलिशिया उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही थी और उसे मेन इशू पर ध्यान देना चाहिए। अगर बॉलेट सॉर्सरर्स को ले भी आते हैं तो बिना रॉयल ब्लड के वो फॉर्ज को ढंग से यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो हाइडन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। पर इससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो बस लूना को किंग बनाना है। एलिशिया उसे समझाती है कि अगर बॉलेट ने वहां पर कब्जा कर लिया तो लूना कभी भी किंग नहीं बन पाएगा और हाइडन के रॉयल ब्लड बहुत ज्यादा रेयर होता है तो लोग उसे देखते ही पहचान जाएंगे और प्योर ब्लड हाइडन के ब्लड के अंदर आर्केनसाइट्स को इफेक्टिवली रिफाइन करने का सीक्रेट होता है। इसलिए उन्होंने ड्रैगन स्लेयर ड्रेल को इन सब का लीडर बनाया है जो कि लूना को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ड्रेल और उसके फादर दोस्त हुआ करते थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी उसे दुनिया का बेस्ट स्पोर्ट्समैन कहा जाता था। तो एक दिन अचानक से ही ड्रेल उनके पास
आ गया और उनकी जान ले ली, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि सबसे बेहतर स्वॉर्ड्समैन वो है। पर वो यहीं पर नहीं रुकता, ड्रेल उनके घर को भी जला देता है। ये सब देखकर एलिशिया को गुस्सा आ जाता है और वो अपने फादर की तलवार उठाने वाली थी, लेकिन उसका फादर उसे रोक देता है, क्योंकि अगर उसने तलवार उठा ली तो ड्रेल उसे भी मारने से जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। और वो मरते वक्त उससे कहता है कि वो बदले के पीछे ना जाए, बल्कि एक ऐसी हीरो बने जो लोगों को बचाती है। और एलिशिया क्लैन से कहती है कि अगर वो अपने प्लान को सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहता है तो उसे हाइडन को बचाना ही होगा। इसके लिए क्लैन तैयार हो जाता है और एलिशिया भी उसके साथ जाना चाहती थी, पर क्लैन उसे मना कर देता है, क्योंकि अगर लोगों को पता लगा कि एक बीस्ट के साथ ह्यूमन काम कर रहा है तो उसका प्लान फेल हो सकता है। और अगर विजर्ड सच में बीस्ट के बच्चों को चुरा रहे हैं तो वो इस हक से वहां पर इंटरफेयर कर सकता है और इससे उसे विजर्ड्स की ताकत का भी पता लग जाएगा। मैं जानता हूँ कि तुम अपने फादर का बदला लेना चाहती हो, पर ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है। वैसे भी तुमने अपने फादर से वादा किया था कि तुम बदला नहीं लोगी। मेरे फादर ने कहा था कि ड्रेल से लड़ने की वजह से वॉर छिड़ सकती है और ऐसा कोई हीरो नहीं करेगा, पर मैंने कब का हीरो बनना छोड़ दिया है। वैसे भी मैं बस एक जिंदा लाश हूँ जो कि डार्क ब्लड पे चल रही है, तो मैं अपने फादर का बदला ले सकती हूँ। तुमने हीरो बनना छोड़ दिया। तुम्हारे हिसाब से एक हीरो क्या होता है? तुम भले ही खुद को हीरो ना समझती हो, पर मुझे यकीन है कि तुम नेल के लिए एक हीरो हो। तुम्हारी ही वजह से उसकी जिंदगी इतनी बेहतर हुई है। एलिशिया रियलाइज करती है कि वो सच कह रहा है और पीछे रहने के लिए मान जाती है, जिसके बाद क्लैन ट्रांसफॉर्म होकर बॉलेट की आर्मी की तरफ जाने लगता है। वहीं बॉलेट की आर्मी ने हाइडन के एक और किले को डिस्ट्रॉय कर दिया है। वहीं एस्लिन के सोल्जर्स अभी भी उनका पीछा ही कर रहे हैं और उनके पीछे पीछे वो बंदा भी है जो कि लूना को ढूंढता हुआ हाइडन किंगडम में गया था। दूसरी तरफ एलिशिया और नेल उस टाउन में पहुंच जाते हैं जहां लोगों की भीड़ एक बैंडेट को मार रही थी और वो रॉको का साथी था। वहीं नेल अभी भी उन बैंडेट से डरती थी, तो एलिशिया उसे वहां से ले जाती है। वहीं उस शहर के लोगों ने जो भी बैंडेट दिखा था उन्हें फांसी पे लटका दिया है, लेकिन जो भी उनके आसपास हो रहा है वो उससे काफी परेशान हो गए हैं। पहले क्लेविटस का अटैक, फिर बॉलेट की आर्मी का अटैक और अब एक जायंट ऑक्टोपस मॉन्स्टर, और वो लोग कसम खाते हैं कि वो खुद ही अपने टाउन को प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरी तरफ एलिशिया नेल से कहती है कि वो उसे हीरो कहकर ना बुलाए, और जैसे ही वो इनके अंदर जाते हैं तो बंदे उनसे पूछताछ करने लगते हैं, क्योंकि उन दोनों के पास हथियार थे। और तभी उनकी माँ वहां आ जाती है और कहती है कि जिस तरह की चीजें चल रही है लोगों के पास हथियार होना नॉर्मल है, और अपने बच्चों को डांट लगाने लगती है और अपना नाम कारी बताती है। वो उस बच्चे को देखकर पहचान जाती है कि वो हाइडन का प्योर ब्लड है। वो उनसे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं और उनके जवाब पर ही डिसाइड होगा कि वो उनके साथ क्या करेंगे। एलिशिया कहती है कि वो उस बच्चे के गार्ड्स हैं और किसी भी हाल में वो उस बच्चे को बचाना चाहते हैं। कारी को उनकी स्टोरी पर यकीन हो जाता है और कुछ पैसों के बदले वो उन्हें एक रूम दे देती है और वो अपने बेटों से कहती है कि वो उनका सामान ऊपर पहुंचा दें। पर जब वो नेल का सामान उठाने लगते हैं वो उन्हें बहुत ज्यादा भारी लगता है और जो नेल अकेले उठा रही थी उसे उठाने के लिए दो हट्टे कट्टे मुश्तंडे लगते हैं। इसके बाद वो रूम में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां खिड़की से एक स्पाइडर उन्हें देख रहा था जिसे कि मे कंट्रोल कर रहा है, और हम देखते हैं कि वो अपने सोल्जर्स और इंसेक्ट्स के साथ उस टाउन के बाहर पहुंच चुका है। वहीं नेल और एलिशिया लूना के पहले दांत को देखकर बड़े खुश हो रहे थे। तभी कारी उन्हें खाना खाने के लिए बुलाने आती है। एलिशिया जब नीचे खाना खाने जाती है सभी लोग क्लेविटस और हीरोज की लड़ाई के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ सब के सब हीरोज की बेइज्जती करने में लगे हैं और कहते हैं कि हाइडन में जो कुछ भी हुआ है सबके जिम्मेदार हीरोज ही हैं। एलिशिया रियलाइज करती है कि यहाँ पर हीरोज की कोई इज्जत नहीं है और वो चुपचाप खाना लेकर ऊपर जाने लगती है। तभी खिड़की से कोई चीज अंदर आती है जो कि ट्रांसफॉर्म होकर एक बड़े से मॉन्स्टर में बदल जाती है। इसके बाद वहाँ पर मे आता है और बताता है कि ये कोई ऑर्डिनरी इंसेक्ट नहीं है, ये डार्क बीस्ट फॉरेस्ट से आया है, तो इसकी ताकत कई डार्क बीस्ट के बराबर है। एक बंदा ये सब डर के वहाँ से बाहर चला जाता है, पर मे ने पहले ही उस पूरे एरिया को कीड़ों से घेर दिया था, तो बाहर जाने के बाद वो उन्हीं कीड़ों का खाना बन जाता है। मैं उन्हें बताता है कि उसने पूरे टाउन को चारों तरफ से घेर लिया है, तो जब तक उसका मिशन पूरा नहीं हो जाता कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। कैरी उससे पूछती है कि वो है कौन, तो वो बताता है कि वो ड्रेल की आर्मी का सुप्रीम विजर्ड है और वो यहाँ पर ये कंफर्म करने आया है कि जो हाइडन का बच्चा यहाँ पर है उसमें रॉयल ब्लड है या फिर नहीं। तभी एलिशिया को नेल के चिल्लाने की आवाज आती है और हमें पता चलता है कि मे ने पहले ही वहाँ पर अपने सबऑर्डिनेट को भेज दिया था जिसका नाम ने है, जिसने बेड फ्रेम की मदद से नेल को दीवार में दबा रखा है। ने के अटैक की वजह से लूना रोने लगता है। वहीं नेल कंफ्यूज हो रखी थी कि वो सेकंड फ्लोर पर पहुंच कैसे गई। ने उसे बताती है कि वो बुलेट आर्मी के एक पावरफुल विजर्ड है और आयरन से बनी किसी भी चीज को रिपेल या अट्रैक्ट कर सकती है, और इसी तरह वो एक्स को रिपेल करके यहाँ पर पहुंच गई। इसके बाद ने लूना को एक मेडिसिन खिलाने लगती है। इसकी वजह से अगर किसी के पास मैजिक टैलेंट होता है तो उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है, लेकिन अगर कलर चेंज नहीं होता तो इसकी वजह से वो मर सकता है। वो जबरदस्ती लूना को उसे खिलाने लगती है और नेल उसे रुकने के लिए चिल्ला रही थी और उसकी आवाज सुनकर एलिशिया उसकी तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी में इंसेक्ट से उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो ये देखकर हैरान था कि हाइडन के बच्चे के साथ एक फीमेल स्वॉर्ड्समैन थी, पर इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो बस उसे मारना चाहता है। वहीं लूना अभी तक उस मेडिसिन को नहीं खा रहा था और नेल अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से निकलने की
कोशिश कर रही है, पर ने उससे कहती है कि इन सब का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो अपनी पावर से बुल्स को भी रोक सकती है और जिस बेड फ्रेम से उसने उसे दबा रखा है उसे हटाने के लिए तो 2 बुल्स से भी ज्यादा ताकत लगेगी। लेकिन तभी नेल को गुस्सा आ जाता है और वो बेड फ्रेम को धक्का दे देती है जिससे वो सीधा घर के बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ फेलिशिया भी उसके अटैक से बच चुकी थी और वो इंसेक्ट को लात मार कर नीचे गिरा देती है। ये देखकर मैं समझ जाता है कि आखिर एलिशिया है कौन। वहां पहुंचने पर एलिशिया देखती है कि उसने ने को हरा दिया था और किसी तरह नेल ने 2 बेड फ्रेम्स को नीचे भी फेंक दिया है। एलिशिया उसे बताती है कि ये सब लोग लूना के पीछे हैं, तो जब तक क्लैन वापस नहीं आ जाता उन्हें इनसे बचना होगा। लेकिन तभी उनके सामने बहुत सारे बग्स आ जाते हैं, पर एलिशिया नेल से कहती है कि वो उस पर भरोसा रखे और नीचे कूद जाए। और जैसे ही वो दोनों नीचे कूदते हैं एलिशिया सभी बग्स को काट देती है। तभी ने को होश आ जाता है और वो एक्स को उनकी तरफ फेंकती है, लेकिन वहां पर बग्स इतने सारे थे कि वो एक्स उन्हीं को लग जाती है और वो रियलाइज करती है कि इतने सारे बग्स के बीच में उसकी पावर कोई काम नहीं आएगी, तो उसे इसके बारे में मे को बताना होगा। वहीं वो इस चीज से अभी तक हैरान थी कि उसने बेड को इतनी दूर कैसे फेंक दिया। वहीं बाहर वो दोनों देखते हैं कि बग्स उनका पीछा नहीं कर रहे थे, यानी उन सबको सिर्फ होटल को घेरने का ऑर्डर मिला है। उन्हें लगता है कि जंगल में जाकर वो सभी बग से बच जाएंगे, पर जैसे ही वो जंगल में जाते हैं वहां पर और भी ज्यादा बग्स थे। एलिशिया बार बार अपनी टेक्निक को यूज नहीं कर सकती थी, तो वो इन सभी बग्स को नहीं मार पाएगी, इसलिए नेल के साथ वो ऐसी जगह को ढूंढने लगती है जहां वो बग्स अंदर ना घुस पाए। दूसरी तरफ ने मेनार्ड को बताती है कि वो दोनों यहाँ से बचकर भाग चुके हैं और वो मेडिसिन को भी टेस्ट नहीं कर पाई। लगता है हमने उन्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। वो पीले बाल वाली लड़की एक हीरो है। जब जनरल ड्रेल ने उसके फादर के साथ लड़ाई की थी मैं वहीं पर था। एक हीरो एक आम बच्चे के साथ ट्रैवल क्यों करेगा? यानी हम बिल्कुल सही बच्चे को ढूंढ रहे हैं और अब हमें टेस्ट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। और उन सबको टॉर्चर करने के ख्याल से वो कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा था। इसके बाद वो टाउन के सिटीजन्स को एक जगह पर इकट्ठा करता है। बुलेट की आर्मी ने हमें यहाँ पर इकट्ठा क्यों किया है? तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कीड़ों से हमें डरा दोगे? हम सबके पास हथियार हैं। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो आगे बढ़ो, पर उससे पहले ये बताओ तुम इस कंट्री में क्या कर रहे हो? मैं उनसे कहता है कि वो उनकी कंट्री में जबरदस्ती नहीं घुसे हैं, बल्कि उन्हें डार्क बीस्ट किंग से बचाने आए हैं। वो पहले ही एक बार हमला कर चुका है और अगर उसने दोबारा हमला किया तो उससे वो लोग खुद को नहीं बचा पाएंगे। टाउन वाले उससे पूछते हैं कि वो खुद तो यहाँ पर इतने सारे बग्स को लेकर आया है, ऊपर से उन्होंने उसके एक साथी को भी मार दिया। पर मैं कहता है कि वो बस एक एक्सीडेंट था। वो यहाँ पर कुछ क्रिमिनल्स को ढूंढते हुए आए हैं, जिनमें से एक लड़की उन 13 हीरोज में से एक है जिसकी वजह से हाइडन का ये हाल हुआ है, और वो उन सभी को उसके साथ काम करने को कहता है ताकि वो एलिशिया को पकड़ सके। दूसरी तरफ बॉलेट की आर्मी एक रिवर के पार जा रही थी और ड्रेल को पता लग जाता है कि वहां पर पहले से ही एसलिन की आर्मी मौजूद है और वो उन्हें बाहर आने को कहता है। तभी एसलिन आर्मी का कमांडर रोड उसके ऊपर अटैक कर देता है और उस नदी को पूरी तरह से जमा देता है। इसकी वजह से सभी सोल्जर्स के पैर जम जाते हैं और एसलिन की आर्मी बॉलेट की आर्मी के ऊपर भारी पड़ने लगती है, जबकि उनके नंबर्स बहुत ज्यादा कम है। वहीं रोड को देखकर ड्रेल पहचान जाता है कि वो हीरो रॉयस का डिसेंडेंट है और उसके हाथ में जो वेपन है उसका नाम फ्रॉस्ट फ्लावर है, जिसकी मदद से हीरो रॉयस ने एक बार डार्क बीस्ट की सभी आर्मी को हरा दिया था। तुम अभी भी इसकी ताकत को पूरी तरह से मास्टर नहीं कर पाए हो, इसलिए तुमने जगह जगह पर विजर्ड्स खड़े किए थे जिन्होंने इस नदी का तापमान कम कर दिया और तभी तुम इसे जमा पाए। रोड ड्रेल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ड्रेल आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद रोड अपने अगले अटैक से उसके घोड़े को पूरी तरह से जमा देता है, जिसकी वजह से उसे नीचे उतरकर रोड से लड़ना पड़ता है। दोनों की टक्कर बिल्कुल बराबरी की लग रही थी, लेकिन तभी ड्रेल अपनी तलवार की पावर्स को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से वहां पर एक ड्रैगन का पंजा आ जाता है और इसकी मदद से वो रोड को घायल कर देता है। अपने कमांडर को नीचे गिरा हुआ देखकर एसलिन की आर्मी भी उसकी मदद करने जाने लगती है, लेकिन ड्रेल उनके ऊपर भी अटैक करने लगता है और वो एसलिन की आर्मी के साथ साथ अपनी आर्मी को भी वहां से उड़ा देता है। और वो कहता है कि जो लोग दुनिया की जंजीरों को नहीं तोड़ सकते और यहाँ से आगे बढ़ने लायक ताकतवर नहीं है, उन्हें दुनिया के पार जाने का कोई हक नहीं है। रोड कंफ्यूज हो रखा था कि आखिर वो कहना क्या चाहता है और वो किन जंजीरों के बारे में बात कर रहा है, तो ड्रेल उसे बताता है कि उसका गोल हीरोज के लेजेंड्स को डिस्ट्रॉय करना है। उन्हीं लेजेंड्स की वजह से वो ऐसे अपोनेंट से लड़ने जाते हैं जिन्हें हराना नामुमकिन है और वो उसी चीज को बदलना चाहता है। ड्रेल रॉड को जिंदा छोड़कर वहां से चला जाता है क्योंकि वो एक वर्दी अपोनेंट था और अब तक वो भी समझ गया होगा कि वो ड्रेल को नहीं हरा सकता। ड्रेल अपनी आर्मी के साथ वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर क्लेविटस पहुंच जाता है। साउथ के बीस्ट लॉर्ड को देखकर उन सब की डर के मारे बुरी हालत हो जाती है। उसे देखकर क्लेविटस पहचान जाता है कि वही ड्रेल है। जिस मैजिक को तुम यूज कर रहे हो वो कहाँ से आया है? कोई ह्यूमंस और डार्क बीस्ट के बच्चों को चुरा रहा है और इसका लेना देना उस मैजिक से है जिसे तुम यूज करते हो। तुम सच में सिर्फ मेरे से ये क्वेश्चन पूछने आए थे? मुझे लगा था कि लॉर्ड ऑफ द बीस्ट को कुछ और काम भी होगा। अगर मेरी टेरिटरी में कोई घुसपैठ करता है तो उसे सजा देना भी मेरा काम है, यही इस दुनिया का लॉ है। ड्रेल उससे पूछता है कि उसे किसने हक दिया इस दुनिया के लॉ को डिसाइड करने का, लेकिन उसकी बकर बकर से क्लेविटस को गुस्सा आ चुका था और वो अपनी टेल से उसे उठाकर हवा में ले आता
है। मुझे पता था तुम वापस जरूर आओगे, इसलिए मैंने ये स्पेल बनाई है ताकि मैं तुम्हें सील कर सकूं। जिसके बाद वो प्रिजन ऑफ डार्क फ्लूइड स्पेल को कास्ट करता है और उसकी बॉडी सैक्रिफाइस होकर ब्लड में बदल जाती है, जो क्लेविटस को चारों तरफ से घेर लेता है। जब सारी चीजें खत्म होती है, वहाँ पर सिर्फ ड्रेल की तलवार बची थी और उसका खून जिसने क्लेविटस को घेर कर रखा है। लेकिन ड्रेल मरा नहीं था। स्पेल को कास्ट करने से पहले उसने अपनी कॉन्शियस को तलवार में डाल दिया था और अब उसके पास कोई इंसानी शरीर नहीं है, बल्कि उसका शरीर स्वॉर्ड के मैजिक से बना है और उसे लगता है कि एक डार्क बीस्ट लॉर्ड भी उसके स्पेल से नहीं बच सकता। जिसके बाद वो क्लेविटस को वहीं मरने के लिए छोड़कर अपनी आर्मी के साथ जाने लगता है। वहीं एलिशिया और नेल छुपने की जगह ढूंढ रहे थे। तभी एलिशिया को लगता है कि कुछ गड़बड़ है और हम देखते हैं कि टाउन के सभी लोग उन दोनों को ढूंढने निकल पड़े हैं।